एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, आपको जो भी पढ़ना है सब कुछ आप पढ़ सकते हैं आराम से घर बैठे बिना पैसे की चिंता किए, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ में हमारे चैनल पर। जैसे कि कक्षा 11वीं संस्कृत कोर यानी भास्वती जो पुस्तक है उसका हमारा जो नवम पाठ चल रहा है वस्त्र विक्रय, और उसका हमने पाठ तो पूरा पढ़ा दिया है, 2 वीडियो में बना है, अनुवाद का भाग 1 और 2। अब हम चलते हैं अभ्यास पर। ठीक है, अनुवाद जो भी हमने करवाए हैं वो केवल हम अनुवाद तक ही सीमित नहीं रहते हैं कि केवल आपको पंक्ति पढ़ी उसका अनुवाद बता दिया, खत्म बात नहीं। उसमें आए हुए शब्द, धातु रूप, प्रत्यय, संधि, समास, सारी चीज़ें साथ में बता करके, सरलार्थ बता करके तब हम जाके आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास पर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम अभ्यास में देखेंगे कि कैसे प्रश्न दिए हुए हैं, और अभ्यास का अर्थ ये होता है कि आप उसको सीखें, तरीका सीखें, ना कि केवल उन्हीं को रट लें। अभी तक बहुत साल, थोड़े 2-4 साल पहले की बात करें तो क्या बना हुआ था प्रारूप कि बच्चे क्या करते थे, पाठ पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, छोड़ो। सीधे हम प्रश्नोत्तर पर पहुंचे, पीछे लिखे हुए प्रश्नोत्तर रटे और हम सीधे गए और हमने लिख के आ गए। लेकिन NCERT ने पैटर्न क्या बदला कि आपको अनुवाद, अपना जो पूरा पाठ है उसका एक गद्यांश उठाकर दे देते हैं, पद्यांश उठाकर दे देते हैं और उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर आ जाते हैं। तो ये अभ्यास हम करने से हम क्या सीखेंगे, कोई मतलब नहीं है तो फिर क्यों सीख रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि अरे इनका अगर ये आने ही नहीं है तो हम सीख क्यों रहे हैं, तो हो सकता है ये आ भी सकते हैं। क्यों, इससे जुड़ा हुआ अगर गद्यांश दे दिया और उसमें से जुड़ा हुआ ये प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो तरीका हम सीख लें। अगर प्रश्नोत्तर देने का हमें तरीका आता है तो फिर कैसे भी प्रश्न आ जाए उत्तर हम आराम से बना पाएंगे अपने गद्यांश को देख करके। ठीक है, तो तरीका क्या है उसका, प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में छुपा हुआ प्रश्न समझिए, प्रश्नवाचक शब्द को समझिए। अगर वो समझ में आ गया, उसकी लिंग विभक्ति वचन समझ में आ गई तो आपका उत्तर आराम से बन जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हमारा प्रश्न बना है कि अयम पाठः, यानी ये पाठ, कस्मात् ग्रंथात्, किस ग्रंथ से। अब ये कस्मात् शब्द को हम पहचाने तो किम शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप बना हुआ है कस्मात्, यानी किस। अब पंचमी विभक्ति है तो अर्थात इसका अर्थ निकल रहा है से। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, से। तो जो उत्तर आएगा उसमें भी आपको पंचमी विभक्ति एक वचन लगा देनी है। कहाँ से लिया गया है, आप कहेंगे ये जो पाठ है वो भारत विजय नाटकस्य, भारत विजय नाटक के प्रथम अंक से, फिर आप कहेंगे संकलितः, संकलित किया गया है। अब यहाँ पर दूसरा भी प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है, कश्च। कश्च किससे मिलकर बना है, कह च। ये श को हमने विसर्ग में बदला, कौन सी संधि है, सत्व संधि। कश्च, और कह रहे हैं और कौन, तस्य प्रणेता, और कौन उनके प्रणेता हैं, यानी किनके द्वारा ये रचा गया है, किनने इसको बनाया है इस नाटक को। तो पहले तो हमने ये पंचमी विभक्ति युक्त उत्तर अपना दे दिया कि ये जो ग्रंथ है वो कहाँ से आया है, कस्मात् ग्रंथात्। तो आप कहेंगे भारत विजय नाटकस्य, भारत विजय नाटक के प्रथम अंकात्, प्रथम अंक से, संकलितः च, और तस्य प्रणेता च, और उसके प्रणेता। अब कह जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति का है, अर्थात जो प्रणेता का नाम आना है उसको हमें प्रथमा विभक्ति में ही लिखना है। तो हम कहेंगे कह तस्, कश्च तस्य प्रणेता, कह च तस्य प्रणेता, उसकी प्रणेता कौन है। तो आप या तो कह के स्थान पे पहले नाम लिख सकते हैं, पंडित मथुरा प्रसादः दीक्षितः, प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, इसके बाद में आप लिख सकते हैं पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षितः तस्य प्रणेता, उसके प्रणेता हैं। ठीक है, और नहीं तो कैसे लिख सकते हैं, तस्य प्रणेता च, और उसके प्रणेता, और नाम बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो नाम आएगा क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ता है, केवल शब्द में विभक्ति सही लगी होनी चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि तस्य प्रणेता पीछे लिखें, आप आगे भी लिख सकते हैं। क्रम बदलने से अर्थ नहीं बदलेगा, क्योंकि हर एक विभक्ति अपने अर्थ को कहीं पर भी बैठ जाए, कहीं पर भी रुक जाए, वहां पर अपने अर्थ को पकड़ कर रखती है। तो तस्य जैसे षष्ठी है,
का की के का अर्थ निकल रहा है तो उसका या उसकी का अर्थ वहीं पर रहेगा, चाहे कहीं पर हम लिख दें उसको कि उसके प्रणेता कौन है? पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है वैदेशिको गौरांगः। तो ओ की मात्रा को सबसे पहले हम किसमें? अपनी प्रथमा विभक्ति में कहेंगे। वैदेशिकः गौरांगः किम संदर्श्य, क्या दिखा करके, समदर्श्य सामने दिखा करके, श्रेष्ठिनौ दोनों सेठ को, तंतुवायम च और तंतुवाय को भर्त्सयति डांटता है। वैदेशी जो गौरांग होता है यानी विदेशी गोरे अंग वाला जो अंग्रेज होता है वो क्या दिखा करके दोनों सेठ को और तंतुवाय को भर्त्सयति डराता है या डांटता है। तो किम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? क्या दिखाया था उसने? राजमुद्रांकित प्रमाण पत्रम। तो राजमुद्रांकित प्रमाण पत्रम किम जैसा हमने नपुंसक लिंग में उसका रूप बना दिया। क्या दिखाता है? किम कहाँ आता है? प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में। उत्तर कैसा बनेगा? जैसे प्रथमा द्वितीय विभक्ति में फल बनता है, फलम, तो जो उत्तर बनेगा वो भी किम के स्थान पे फलम जैसा बन जाएगा। तो फलम मतलब क्या आ जाएगा? किम के स्थान पे फल लिखना है, नहीं, फल में माहलंत होता है या अनुस्वार होता है, किम में भी अनुस्वार होता है, तो जो उत्तर आएगा वो अनुस्वार युक्त आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये बात कहना चाह रहे हैं हम। तो उत्तर क्या बनेगा? सारी चीजें जैसी की तैसी लिखी रहेंगी। किम के स्थान पर हम राजमुद्रांकित प्रमाण पत्रम लिख देंगे और हमारा ये क्या बन जाएगा? उत्तर कि वैदेशिकः गौरांगः राजमुद्रांकित प्रमाण पत्रम संदर्शे श्रेष्ठिनौ तंतुवायम च भर्त्सयति। ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं, अगला प्रश्न लिखा है तंतुवायेन कथम पटः निष्पाद्यति, यानी तंतुवाय के द्वारा कथम यानी कैसे, पटः निष्पादितः कैसे पट का निर्माण किया गया। तंतुवाय के द्वारा कैसे किया गया? तो अब कैसे के लिए तो अब आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि कैसे किया गया। तो आप कहेंगे षड्भिर मासै रात्रिंदिवम परिश्रम्य, यानी 6 मास के द्वारा, 6 महीने के द्वारा रात और दिन परिश्रम करके। ठीक है, बाकी की चीजें प्रश्न में लिखी हैं। तंतुवाय के द्वारा, बुनकर के द्वारा, षड्भिर मासे 6 महीने के द्वारा, रात्रिम दिवम रात्रि और दिन, परिश्रम करके, पटः निष्पादितः पट का निर्माण किया गया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए लिखा हुआ है यन्मया निश्चीयते दीयते च तदेव मूल्यमिति कथनम कस्यास्ति। यन्मया यानी यत मया, मूल शब्द क्या हो गया? यत मया, यानी जो मेरे द्वारा निश्चयते निश्चित कर दिया गया, च दीयते और दे दिया गया है, तदेव मूल्यम वही मूल्य है, इति कथनम कस्यास्ति ये कथन जो है वो कस्यास्ति, कस्य अस्ति शब्द से हमारा कस्यास्ति शब्द मिलकर बना है। कस्य यानी किसका, अस्ति यानी है। ये कथन किसका है? किसने कहा था कि जो मैंने निश्चित कर दिया और दे दिया वही मूल्य है, ये ऐसा किसने कहा था? आप कहेंगे विदेशी गौरांग ने कहा था। तो गौरांग शब्द में कस्य में षष्ठी का एक वचन है, तो विदेशी गौरांग जो शब्द है उसमें भी षष्ठी का एक वचन लगा देंगे। हमारा उत्तर बन जाएगा वैदेशिक गौरांगस्य। उत्तर बनेगा एतत् कथनम, ये कथन किसका है? कहेंगे वैदेशिक गौरांगस्य अस्ति, वैदेशिक गौरांग का है। ठीक है, अब आप इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं? ध्यान कीजिए, आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ये पूरी बात भी लिख सकते हैं। यन्मया निश्चीयते दीयते च तदेव मूल्यम इति कथनम यहाँ तक लेकर कस्य के स्थान पर आप लिख देंगे वैदेशिक गौरांगस्य और अस्ति, और आपका ये उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना? बस इतना सा करना है, वो कस्य षष्ठी विभक्ति का उत्तर उठा के यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न है तंतुवायः कीदृशस्य पटस्य निर्माणम अकुर्वन्। यहाँ से माँ को हलंत कीजिए तो उसमें से स्वर हमारा अ बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि माँ जो है वो किससे मिलकर बना है? म स्वर युक्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अकेला है। आज अगर इसमें स्वर नहीं होता तो ये इस प्रकार दिखाई देता या हलंत के साथ दिखाई देता, लेकिन ये पूरा है, अर्थात इसमें अ जुड़ गया तभी ये जाके पूरा हुआ। ये स्वर इतना अच्छा होता है जो हर एक व्यंजन को पूरा करता है, सोचिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है तंतुवाय ने किस
कैसे, किस प्रकार के, कीदृश का अर्थ होता है किस प्रकार का, किसी चीज की विशेषता बताने के लिए। तो कहा है तंतुवाया है, यानी तंतुवायों ने कीदृशस्य कैसे, किस प्रकार की, पटस्य पट का निर्माणम अकुर्वन्, किस प्रकार के पट का निर्माण किया था, अति सूक्ष्मतर, किसका किया था, कैसे, अति सूक्ष्मतर, अनिर्वचनीय सुंदरता। देखी थी हमने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो हम वही कहेंगे तंतुवायः, तंतुवाय के द्वारा, कैसा कहेंगे, अति सूक्ष्मस्य, कीदृशस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन लेके बैठा हुआ है, तो उत्तर भी आ जाएगा अति सूक्ष्मस्य, अति सूक्ष्म प्रकार की पट का निर्माणम अकुर्वन्। ठीक हो गया उत्तर आपका। यूयम निर्मितान पटान मह्यम दत्त इति कह कान प्रति कथयति, तुम सभी बने हुए कपड़ों को मह्यम दत्त, मुझको दे दो, इति ऐसा, कह यानी किसने, कान यानी किसको, कहा किसके प्रति कहा, ऐसा किसने किसको कहा। तो हमारा देखिए कह शब्द में प्रथमा विभक्ति है, तो किसने कहा था, विदेशी गौरांग ने कहा था, तो उसमें लगेगी प्रथमा, क्योंकि हम उसको कह के स्थान पे लिख रहे हैं। भाई कहने वाला कौन होता है, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, और कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कह के स्थान पे गौरांग, और कान किसको कहा था, तंतुवायों को कहा था, तो कान में द्वितीया का बहुवचन है, तो तंतुवाय में भी द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा, तो हो जाएगा तंतुवायन। तंतुवाय शब्द अकारांत है, बालक में बालकान बनता है, तो तंतुवाय तंतुवायान बन गया द्वितीया के बहुवचन में, बालक जैसे रूप बना दिया उसके। ठीक है, गौरांग भी शब्द अकारांत है, गौरांग, ग में आ छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है। जब इसको विग्रह करो, आप इस पूरे गा को अगर विग्रह करोगे तो ये किससे मिलकर दिखेगा आपको, बोलिए ये हमें आधे ग और आ से मिलकर बना हुआ है, अर्थात अकारांत हो गया, ये हमारा हो गया है। तो कैसे अलग होगा, तो कहेंगे हम इसको देखेंगे ये भी अकारांत है, तो रूप इसके बालक जैसे ही बनाएंगे, जैसे तंतुवाय के भी बालक जैसे बनाएंगे और गौरांग के भी बनेंगे। तो पहले हम वाक्य लिखेंगे, हम कहेंगे यूयम निर्मितान पटाम मह्यम दत्त इति गौरांगः कान प्रति तंतुवायान प्रति कथयति। ठीक है, उत्तर हो गया आपका। सिर्फ अगर प्रश्न की विभक्ति समझ रहे हैं आप, प्रश्नवाचक जो शब्द लिखा हुआ है उसकी आपको विभक्ति समझ में आ गई, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही बनेगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आगे लिखा है गौरांगः तंतुवायम कथम निष्कास्यति, जो गौरांग है वो तंतुवायों को कैसे निष्कासित करता है, तंतुवायों को कैसे निष्कासित करता है। तो एक तो आपके सामने एक हमारा कौन सा आया था, समर्षीण, समर्षीण भी लिखा हुआ था, तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि अमर्ष के साथ में, यानी किसके साथ में, अपमान के साथ में, गुस्सा करके, क्रोध के साथ में, तो आप सामर्षीण भी लिख सकते हैं। ठीक है, और गलहस्तीन दोनों तरह से निकाला था ना, एक बार उसने डांट कर भगा कर निकाला था और एक बार उसने गले को हाथ से पकड़ करके निकाला था, दोनों प्रकार से निकाला था। तो कथम के स्थान पे हम लिख देंगे गलहस्तीन निष्कासयति, उत्तर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है वैदेशिकः गौरांगः, वैदेशिको गौरांगः तंतुवायान कया ताड़ितुं भर्स्यति, किसके द्वारा, कया पहचानिए, कया कहाँ आता है, किम के स्त्रीलिंगवाची शब्दों में जब तृतीया का एक वचन बनता है तब कया रूप हमारे सामने आता है। अर्थ क्या निकला, अर्थ ये निकला, इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तर आने वाला है उसमें आपको तृतीया का एक वचन लगाना है। तो वैदेशिक गौरांग ने तंतुवायों को किसके द्वारा, कया यानी किसके द्वारा ताड़कर भगा दिया, किसके द्वारा मारकर उसको डांटा, तो आप कहेंगे कोड़े के द्वारा। कोड़े को क्या कहा गया है, चाबुक को क्या गया है, कशा, कशा में तृतीया विभक्ति लगेगी, लता जैसे रूप बनेंगे, लता तृतीया में एक वचन में बनती है लतया, तो कशा बन जाएगा कशया, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस तृतीया के एक वचन के द्वारा के स्थान पर तृतीया के एक वचन का उत्तर लिख दिया, आपका उत्तर सही हो गया। इतनी सी चीजें हैं छोटी सी, कहते ना कि वो टेक्निक होती है ना, अगर वो आ जाती है ना तो बहुत सरल हो जाती है संस्कृत बस। लेकिन बात यही है कि शब्द रूप और जो धातु रूप हैं वो पूरी संस्कृत की चाबी है।
है ना। ताला है अगर संस्कृत तो चाबी कौन है, संस्कृत के शब्द रूप और धातु रूप, और शब्द रूपों के संग में उनकी विभक्तियां पहचानना कि अगर रामान लिखा है तो उस राम शब्द में जो आन पीछे जुड़ गया है वो उसमें को का अर्थ बता रहा है। बालकान शब्द बन गया है तो ये पता होना चाहिए कि बालकों को अर्थ निकल रहा है, इसमें जो आन है वो को का अर्थ बता रहा है उसमें। ये पता है तो बड़ी सरल बात है। और ये पता कैसे होंगे, हमने बनाए हैं शब्द रूप, केवल रटवाए नहीं है, शब्द रूपों में अर्थ सहित उनको समझाया है कि ये जो अर्थ आपको परिवर्तित दिख रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या अर्थ उसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। हमारे पढ़ने से क्या होता है कि हम कितना भी बोल भी दें या हमें आता हो, अगर ऐसा होता कि हमारे आने से आपको आ जाता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। लेकिन पढ़ाई तो स्वयं को ही पढ़नी पड़ती है, तभी आती है। भूख लगे तो भोजन तो स्वयं को करना पड़ता है, तभी पेट भरता है ना। चलिए, अब ये लिखा हुआ है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। इसमें कहाँ से, हमारे पाठ में से। तो क्या लिखा है, कथम एतेन मम कुटुम्बस्य भविष्यतः, कथम एतेन, इसके द्वारा मेरे कुटुंब का होगा, क्या होगा, किसकी बात कर रहे थे, भरण पोषणे, भरण पोषण होगा। तो कहेंगे कथम एतेन, किस प्रकार इससे, मम मेरे कुटुंब का भरण पोषणे भविष्यति, भरण पोषण होगा। अब दूसरा है अनिर्वचनीयम, न वर्णन करने योग्य, सौंदर्यम, सौंदर्य है किसका, एतत् पटयो, इन दोनों कपड़ों का, ठीक है। अगला हमारा रिक्त स्थान है कथम एतत् समक्षम अस्मद्देशीयानां विक्रयो भविष्यति, कथम एतत् समक्षम, कैसे इनके समक्ष, अस्मद्देशीयानां, हमारे देश का, क्या, हमारे देश का किनका, पटानाम, कपड़ों का, विक्रय भविष्यति। अब लिखा है शोभनम पटम निर्माय, शोभनम पटम निर्माय, अच्छे कपड़ों को बना करके, मह्यम, मुझको क्या करो, दत्त यानी दो, योग्य भविष्यति, योग्य होगा, क्या होगा, मूल्यम, ठीक है, योग्य मूल्य होगा। यूयम पटम निर्माय, तुम सभी कपड़ों को बना करके सविधि विक्रीणित हुए, उनके समीप जाकर बेचती हो, किनको, निर्माण करके किनके पास जाकर के बेचते हो, कहेंगे श्रेष्ठी नाम, श्रेष्ठियों के, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है रिक्त स्थान। जहां से हमने पाठ पढ़ा है तो रिक्त स्थान भी आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिखा है सप्रसंगम व्याख्यायन्तम, यानी आपको व्याख्यानताम, आपको व्याख्या करनी है किनकी, प्रसंग के साथ में। प्रसंग बताइए कि इसमें क्या बात हो रही है, तब उसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे युष्मत् कुटुम्ब रक्षायै जानी ही व्रजाधुना, ये लिखा हुआ है युष्मत् कुटुम्ब रक्षायै। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आया कि तुम्हारे कुटुंब की रक्षा के लिए, ऐसा कौन कह रहा था, विदेशी कह रहा था, गौरांग कह रहा था, किससे, तंतुवाय से कह रहा था। तो यहाँ पे हम अपना संदर्भ बताएंगे, हम कहेंगे, अब इसकी पहले हमने पंक्ति लिख दी कि युष्मत् कुटुम्ब रक्षायै ना प्रतिज्ञा कृता मया, मेरे द्वारा कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई है तुम्हारे कुटुंब की रक्षा के लिए। कथम रक्षा भवेत, कैसे रक्षा होगी, एतत् त्वं जानीहि, इह वज्र अधुना, ये तुम जानो, कैसे, कथम रक्षा भवेत, एतत् तुम जानो, तो तुम लिखा है त्वं जानी, तुम ही जानो इसको, वज्र अधुना, वज्राधुना, वज्र अधुना, अब जाओ, वज्र का अर्थ क्या हुआ, जाओ, व्रज, व्रज यानी जाओ, व्रज अधुना यानी अब तुम चले जाओ, ऐसा बोला था। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, सप्रसंग लिखा हुआ हो या संदर्भ लिखा हुआ, हम संदर्भ में बताते हैं कि ये चीज ली कहाँ से गई है, प्रसंग में बताते हैं कि ये बात चल कहाँ की रही है। तो हम बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है भास्वती भाग 1 के संकलित नवम पाठ जो वस्त्र विक्रय है उससे उद्धृत है, उससे उधार लिया गया है, जो कि पंडित मथुरा प्रसाद जो दीक्षित जी हैं उनके द्वारा जो भारत विजय नाटकम है उसके प्रथम अंक से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में जुलाहों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। ये प्रसंग और संदर्भ हमने अपना बता दिया। अब यहाँ पे व्याख्या हम कहेंगे, इसकी बात क्या होगी, इसका व्याख्या जो होगी वो होगी कि तुम्हारे परिवार की रक्षा कैसे हो, युष्मत् कुटुम्ब रक्षायै ना प्रतिज्ञा कृता मया, तुम्हारी कुटुंब की रक्षा के लिए मैंने प्रतिज्ञा नहीं की गई है, नहीं की है। कथम रक्षा भवेत, कैसे रक्षा हो वो तुम जानो। कहते हैं त्वम जानी ही व्रज, व्रज अधुना शब्द का अधुना का अर्थ क्या हुआ, अब, व्रज का अर्थ हुआ जाओ। तो कह दिया कि अब तुम यहां से जाओ, ये इसकी व्याख्या हो गई, अर्थ हो गया। चलिए
अब चलते हैं, लिखा हुआ है अनिर्वचनीयम एतत् पटयोः सौंदर्यम, ये हमारी भाई क्या थी, पंक्ति थी। और प्रतीयते अंगम यानी क्या कह रहे हैं, प्रतीत हो रहा है अंग को, तो इसमें हमारा क्या था, पूरे कपड़े की विशेषता थी, जो एक जो गौरांग था वो सेवक को अपने को उद्देश्य करके, लक्ष्य करके बता रहा था कि ये जो कपड़ा है इसका सौंदर्य कितना अद्भुत है, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो इसका हम बताएंगे। हमने ये पंक्ति इसीलिए लिख दी है कि जिससे कि अगर हम उसका अर्थ बता रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए कि प्रस्तुत जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, वो तो वही प्रसंग रहेगा क्योंकि पुस्तक वही है, रचयिता वही है, हमारा भारत विजय नाटक वही है और प्रथम अंक वही रहेगा, और इसमें भी जुलाहों की दयनीय स्थिति के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक प्रसंग की भी अपनी बात कह देंगे कि यहाँ पर जो विदेशी गौरांग है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, विदेशी गौरांग के द्वारा, आप इतना जोड़ सकते हैं इसमें, गौरांग के द्वारा जुलाहों के, आप लिख सकते हैं जुलाहों के निर्मित वस्त्रों की प्रशंसा का वर्णन है। इतना आप और जोड़ सकते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है ना, इतना आप और जोड़ सकते हैं अपने आप से। तो लिख देंगे कि यहाँ पर इन पंक्तियों में, इतना और लिख सकते हैं कि स्थिति का वर्णन है, तथा इन पंक्तियों में, साथ में इतना और लिख दीजिए, तथा इन पंक्तियों में थोड़ा पास से लिख देते हैं, तथा इन पंक्तियों में विदेशी गौरांग के द्वारा जुलाहों के निर्मित वस्त्रों की प्रशंसा का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, का वर्णन है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे व्याख्या में कि इन वस्त्रों की जो सुंदरता है वो अवर्णनीय है, वो ना वर्णन करने योग्य है, जिसका हम बखान नहीं कर सकते हैं, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, इन पटों का ऐसा सौंदर्य है, ठीक है। आप और भी व्याख्या करके ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ विदेशी गौरांग अपने सेवक को कहता है कि, आप इतनी चीज और जोड़ सकते हैं कि यहाँ इतना आपने लिख लिया, इसके बाद में आप कुछ व्याख्या में और चीजें जोड़ लीजिए कि यहाँ विदेशी गौरांग, ठीक है ना। थोड़ा सा हम अपनी चीज को लिखते तो सभी हैं, थोड़ा सा उसको हम क्या कर सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं कि यहाँ जो विदेशी गौरांग है वह अपने सेवक को लक्ष्य करके कहता है कि, फिर इसके बाद से शुरू कर सकते हैं कि इन वस्त्रों की जो सुंदरता है वो अवर्णनीय है, यह वस्त्र अत्यंत महीन है, बहुत ही इसमें सूक्ष्म काम किया गया है, देखो इनकी 5-6 परतों से ढका होने पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अंगों पर वस्त्र ही नहीं है। कहाँ से उत्तर बना है ये, कहाँ से व्याख्या की है, यहाँ से हम आपको समझा रहे हैं, आप अपने शब्दों में उसको बहुत अच्छे से, जैसे आपका मन करे वैसे आप व्याख्या कर लीजिए कि अनिर्वचनीय यानी जिसकी वचन के द्वारा प्रशंसा ना की जा सके, एतत् ऐसा पटयोः सौंदर्यम, इन दोनों पटों का, इन दोनों कपड़ों का सुंदरता है, इन दोनों कपड़ों की सुंदरता है। अति सूक्ष्म तरह अयम पटः, ये जो कपड़ा है वो अत्यधिक सूक्ष्म है, अत्यधिक महीन इसमें काम किया गया है। पश्य देखो, एतस्य इसकी पंचशही 5-6 पटलैः परतों के द्वारा होने पर भी, परिवेष्टितम ढका होने पर भी, देखो इस कपड़े की 5-6 परतों के द्वारा ढके होने पर भी, अपि शब्द यहाँ पर बना हुआ था, हमने आपको बताया था, और अब
अप्य जैसे ही यहाँ पर अलग करेंगे अपि हो जाएगा, तो यहाँ से अपटम एव हमारा शब्द निकल कर आएगा, अपटम एव हमारा निकल आएगा। संधि विग्रह हमने करके आपको पाठ में बता दी है। तो क्या यहाँ पे अर्थ हम कैसे कहेंगे कि देखो इसकी 5-6 परतों के ढके होने पर भी अपटम एव यानी बिना वस्त्र जैसा प्रतीयते अंगम, अंग को बिना वस्त्र जैसा प्रतीत हो रहा है। अंग जो है मेरे उनको बिना वस्त्र जैसा प्रतीत हो रहा है, इतना इसमें बारीक काम किया गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो वस्त्र पर अंग पर कोई वस्त्र ही नहीं हो, ऐसा लग रहा है, जबकि मैंने 5-6 परतों के द्वारा उसको अपने शरीर को ढक लिया है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मानो हमारे अंग पर कोई हमने वस्त्र ही ना पहना हो, ऐसा लग रहा है। मतलब इतना, अब क्या कहोगे आप, उसको सॉफ्ट कहोगे कि नहीं कहोगे, कोमल कहोगे कि नहीं कहोगे? तो ये इसकी व्याख्या हो जाती है। चलिए अब लिखा है न वयम निर्मामः। अब ये जो पंक्ति है इसको हमने पूरा लिख दिया जिससे कि आपको अर्थ स्पष्ट हो जाए। व्याख्या तो हमारी वही रहेगी। अब इसमें भी हम ये बता सकते हैं कि ये हो क्या, कहाँ की बात हो रही है, इसको भी हम बता सकते हैं कि यहाँ इस पंक्ति में आप लिख लीजिए अपने साथ में, इस पंक्ति में विदेशी गौरांग द्वारा, विदेशी गौरांग द्वारा जुलाहों को वस्त्र निर्माण करके उसके पास लेकर आने के कहे जाने पर जुलाहों की प्रतिक्रिया का वर्णन है। ठीक है, ये चीज भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, कि इस पंक्ति में क्या हुआ, विदेशी गौरांग द्वारा जुलाहों को वस्त्र निर्माण करके उसके पास लेकर आने के कहे जाने पर जुलाहों की जो प्रतिक्रिया है उसका वर्णन है ना। नहीं तो ये कहाँ से पता चलेगा कि किसने कहा और क्या कहा और किसका ये उत्तर है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने ये भी इसको वर्णन करते हुए बता दिया। तो अब आप इसको देखिए, ये तो भाई इसका अर्थ हो गया, अर्थ कैसे बना वो हम बता देंगे आपको। तो यहाँ हम पहले आपको शब्दों का अर्थ बताएंगे, उसकी व्याख्या को भी बताएंगे कि आप उसको कैसे लिख सकते हो। लिखा है न यानी नहीं, न का अर्थ क्या हुआ, नहीं। वयम अलग कीजिए, वयम का अर्थ हो गया हम, मां में से आ निकला तो ये हो जाएगा अयोग्य, अयोग्य मूल्यत्वात्, यानी कहते हैं हम अयोग्य मूल्य के कारण, अयोग्य यानी उचित मूल्य ना मिलने के कारण पटम यानी वस्त्र को नहीं निर्मामः यानी नहीं बनाएंगे या नहीं बनाते हैं। निर्मामः, अब श्य होता तो हम गागी का अर्थ बनाते, लेकिन निर्मामः लट्लकार की बात हो रही है तो हम कहेंगे नहीं बनाते हैं। ठीक है ना। अब ये बात कहाँ की हुई, तो आप कहेंगे कि विदेशी गौरांग के द्वारा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विदेशी, आप शुरुआत कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, व्याख्या तो अर्थ तो हमने ये बता दिया, व्याख्या करते समय आप कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे विदेशी गौरांग द्वारा, लिखेंगे आप विदेशी गौरांग द्वारा जुलाहों को उसके पास वस्त्र बेचने की बात, वस्त्र बेचने के लिए कहे जाने पर जुलाहे या बुनकर जुलाहे उस विदेशी गौरांग को
को कहते हैं कि और उसके बाद में फिर आप ये अर्थ लिख देंगे कि हम उचित मूल्य ना मिलने के कारण वस्त्र नहीं बनाते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी व्याख्या। चलिए तो अब चलते हैं, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो हो चुका है, संधि विच्छेद क्रियताम, यानी संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद के बार बार हम आपको नियम इसीलिए बताते हैं कि आप एक नहीं कि कोई भी शब्द आ जाए, आप जब भी संस्कृत पढ़ें आपके सामने कोई भी शब्द आए तो उसको आप विच्छेद आराम से कर पाएँ। तो जहाँ पे जो शब्द है, देखिए संधि करना तो बड़ा सरल होता है, 10वीं तक हमने खूब सीखा, विच्छेद करना जरूर सीख लीजिए कि हम कैसे पहचान करते हैं कि यहाँ पर ये संधि हुई है। अब जैसे हमें विंशत्यधिकम लिखा है तो धिकम से अधिकम का अर्थ कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर या में से हमें आ दे दिया जाए तो अधिकम अर्थ निकल रहा है कि नहीं। अब बोलिए ये तो हमने कॉमन सेंस वाली बात करी, लेकिन टेक्निकल चीज़ क्या है बताइए, सूत्र की बात क्या है। तो यहाँ पे हमने विंशत्यधिकम ले लिया। तो हमने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी आपको 4 वर्ण य, र, ल और व, ये 4 वर्ण अगर आपको स्वर से युक्त मिलें, कैसे मिले, स्वर से युक्त मिले, यानी कि इनमें स्वर जुड़ा हुआ हो। अब आप कहोगे कि यार अलावा तो खुद व्यंजन है, इसमें स्वर कहाँ है। ये व्यंजन तब होंगे जब ये इस प्रकार से आधे लिखे होंगे। ये र तो भाई आधा रा है, तो आधे रा को या तो ऐसे लगाएंगे या फिर किसी के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या नीचे इस प्रकार से लगा होगा, तो इस प्रकार से इसका स्वरूप दिखाई देता है। ला जो होता है वो ऐसा आधा दिखाई देता है, वा ऐसा आधा दिखाई देता है। तो अगर ये व्यंजन होते तो ऐसे होते, स्वर से युक्त है मतलब ये पूरे हो गए। तो अर्थात इनमें इस आधे या में जब आ मिल गया तब जाके ये स्वर से युक्त हो गया, ठीक है। और बाकी के स्वर तो ऐसे होते हैं कि केवल आ अपना स्वरूप नहीं दिखाता है, बाकी के स्वर तो ऐसे होते हैं अपनी मात्राओं को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे बड़ा आ अपनी मात्रा को दिखाता है, छोटी ई अपनी मात्रा को दिखा देती है, यहाँ बड़ी ई अपनी मात्रा को दिखा देती है। छोटा ऊ की लगी होगी तो स्वर हमें दिखाई दे जाएगा, बड़ी ऊ की होगी तो स्वर दिखाई दे जाएगा, री की होगी तो स्वर दिखाई दे जाएगा, ए की अलग दिख जाएगी, औ की अलग दिख जाएगी, ओ की अलग दिखाई दे जाएगी, औ की अलग हो जाएगी। सारी हमें मात्राएं दिखाई दे जाती हैं स्वर की, लेकिन अ जो ऐसा होता है जिसकी मात्रा नहीं दिखाई देती लेकिन वो होता है, वो ही उन शब्दों को पूरा करता है। तो एक तो ये पहली बात हो गई कि स्वर युक्त, यानी स्वर से युक्त ये 4 वर्ण हो, और इनके बिल्कुल पहले आपको आधा व्यंजन मिले। स्वर युक्त ये 4 वर्ण हो, साथ में और कैसे उपधा में, यानी जस्ट पहले क्या हो, आधा व्यंजन हो। आधा व्यंजन कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, आधा व्यंजन हो तो बस समझ लीजिएगा कि इसमें यण संधि का नियम लगा हुआ है। मतलब कि ये जो या और र ल व हैं, या ई के स्थान पर परिवर्तित होके बना है, र री के स्थान से आया है, ल री के स्थान से आया है, और व ऊ के स्थान से आया है। बस इससे हमें पता चल जाएगा। इसके पहले आधा व्यंजन दिखना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है, कोई भी हो। मैंने लिख दिया, आपको ये स्वरी से युक्त दिखे और उसके पहले आधा व्यंजन दिखे तो समझना य ई से आया है, र री से आया है, ल री से आया है, व किससे आया, ऊ से। लेकिन आप क्या होगे कि जो ई ऊ री री का परिवर्तन होता है या र लावा में, वो तो कैसा होता है, वो तो आधे व्यंजन को बनाता है, ये तो पूरे हैं। फिर क्या करेंगे, बोले फिर हम ये करेंगे कि ये जो य है इसको हम करेंगे आधा। आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें जो भी स्वर होगा उसको अलग करना पड़ेगा। यानी इसमें आ छुपा हुआ है तो उसको हम अलग निकाल देंगे। अगर इसमें ई लगी हुई है तो इसको आधा करके इसमें से ई अलग निकाल देंगे। इसमें छोटे ऊ की मात्रा है तो ला को आधा करके उसका ऊ अलग निकाल देंगे। इसमें अगर ए की मात्रा है तो उसको आधा करके ए अलग निकाल देंगे। और उसका करेंगे क्या, उन स्वरों का, उन स्वर को आगे वाले शब्दों को दान कर देंगे। देखिए जैसे अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं क्या किया हमने। यहाँ पे जो य था इसमें कौन सा स्वर था, या केवल ऐसा दिखाई दे रहा है पूरा, तो अर्थात इसके अंदर कौन सा स्वर है, अ। इसमें से हमने तुरंत इसमें से अ लिया और धिकम को दे दिया, तो ये हो गया अधिकम, हो गया।
अब बचा हमारे पास आधा या, क्योंकि इसका स्वर जा चुका है तो ये आधा रह गया। तो अब हमारे पास रूप क्या बचा है, विंशत्य, इस प्रकार का रूप बचा। अब इस या को हमने किस में बदला, ई में। अब हम छोटी ई में भी बदल सकते हैं, अगर सही शब्द बन गया तो छोटी ई से काम चल जाएगा, नहीं होगा तो हम बड़ी ई कम में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम पहले छोटी ई इस या को परिवर्तित करके बनाएंगे तो ता में जाके वो मिल जाएगी, भाई ई के या के स्थान पे ई आ गई। अब कोई भी आधे व्यंजन में स्वर कभी भी ऐसे नहीं जुड़ता है कि आधा व्यंजन लिख दो और स्वर लिख दो, नहीं, आधा व्यंजन इस स्वर को अपने अंदर मिला लेता है। अपने अंदर कैसे मिलाता है, चुंबक की तरह, चुंबक की तरह मिलाता है। तो क्या वो ऐसे ही अपने मूल रूप में जुड़ जाता है, नहीं, वो अपनी मात्रा को उसके साथ में जोड़ देता है। तो ई अपनी मात्रा को इसके साथ में जोड़ जाएगा और ये हो जाएगा विंशति। अर्थ क्या निकला, 20। विंशति का अर्थ क्या हो गया, 20। तो विंशति अधिकम, दो शब्द मिल गए। ऐसे आपको यण संधि करनी है। और भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी हमारी हो रही होगी यण संधि तो हम बता देंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब क्या लिखा है, मुद्रांकितम। अब मुद्रा शब्द हमें पता है कि मुद्रा होता है, अंकितम अकेला क्या होता है, बोले अंकितम होता है। लेकिन हम इसको सही तरह से कैसे ढूंढने की, नहीं अंकितम आना चाहिए। तो मुद्रा शब्द जो बड़े आ की मात्रा है, अकह सवर्णी दीर्घ का सूत्र हमने सिखाया है कि अ ई उ री री, ये 5 वर्णों के बाद में अ ई उ री री आ जाएं तो आ बन जाता है, ई बन जाती है, उ बन जाता है, री हो जाती है, री का री ही रहता है। यानी अक आपस में, सवर्ण आपस में मिल करके अपना ही दीर्घ रूप बना देते हैं। तो दीर्घ रूप अगर जब टूटेगा तो अपने उन दोनों सवर्णों में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि ये जो बड़ा आ था कहाँ छुपा हुआ था, कहेंगे मुद्रा में। कहाँ छुपा था, मुद्रा में। अंकितम अलग कर दिया, मुद्रा अंकितम जो है तो हमने उसको अलग कर दिया, ठीक है। तो ये अलग लिख दिया, इसको अलग कर दिया। द्रा को तोड़ लेते हैं, द्र में से द्र को आधा कर देते हैं और आ बाहर निकाल देते हैं। अब आ को हम 2 में तोड़ लेते हैं, एक छोटे में और आ में। तो एक आ इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा अंकितम। तो ले अंकित शब्द सही होता है, यानी किसी चीज को चिन्हित कर दिया गया हो तो उसको अंकितम कहते हैं, तो ये ठीक है। अब इसको हम दे देते हैं अ छोटा वाला, तो ये हो जाएगा मुद्र। लेकिन मुद्र का तो अर्थ कोई नहीं होता है। तो हमने क्या कहा था, जरूरी नहीं है कि 2 छोटे ही आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, 2 बड़े भी हो सकते हैं, एक बड़ा छोटा हो सकता है, एक छोटा बड़ा हो सकता है। सवर्ण होने चाहिए, एक जैसे दिखने वाले भाई होने चाहिए, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हमने बड़ा आ बनाया, बड़ा आ बना के इसको दिया, तो ये मुद्रा हो गया। मुद्रा यानी धन, तो मुद्रा हो गया और अंकितम हो गई, तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो राज मुद्रा अंकितम, इस प्रकार से ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर वो मुद्रा हमारी कौन सी है, बोले मोहर की बात हो रही है। मुद्रा एक पैसे के लिए भी आती है, धन के लिए भी आती है, और एक मुद्रा हमारी मोहर का भी रूप बनाती है। मोहर लगाती है, ठप्पा लगा दिया जाता है वो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, लिखा है विधेरुन्मूलनम। अब क्या लिखा है, विधेरुन्मूलनम। अब अर्थ हमें कहाँ दिख रहा है, विधेय अलग दिख रहा है और रु जो है उसका हमें कोई अर्थ नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ से आया है। तो हमने इस रा को उठाया, रा को उठा के रू में तोड़ दिया, रा में से उ को अलग निकाला। सबसे पहले उस व्यंजन में से स्वर को अलग कीजिए और उ अगर इसको दे दिया तो ये हो गया उन्मूलम। अब आधा रा कहीं दिखे, ओ की मात्रा कहीं दिखे, श चा के साथ में दिखे, स ता के साथ में दिखे, श टा के साथ में दिखे, तो इन सा को, इस ओ की मात्रा को, इस रा को आपको सिर्फ विसर्ग में बदलना है, बस। सारी हमारी सत्व रत्व और उत संधि के नियम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उ बाहर निकाला, उन्मूलनम अलग कर दिया। आगे जो आधा रा बचा हुआ था, क्योंकि रा में से जैसे ही उ अलग हुआ तो रा आधा रह जाएगा, उस आधे रा को विसर्ग में बदल दिया, तो ये हो गया विधेय उन्मूलम, यानी उस विधि का उन्मूलन। अर्थ भी सही हो गया, विधि शब्द का षष्ठी भी रूप निकल आया, उन्मूलन का भी अर्थ है। भाई तोड़ना है लेकिन दोनों का अर्थ भी सही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ आ गई है, देखो अपनी कौन सी संधि, फिर से यह स्वरयुक्त है
म कैसा है, आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन लगा हुआ है। क्या करेंगे, हम उस या को सबसे पहले, इनको कुछ नहीं करेंगे, पीछे वाले को कुछ नहीं करेंगे, या को उठाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, इसमें से स्वर बाहर निकाल देंगे, पीछे वाले शब्द को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा अतः। इस या का क्या करें, ई बना देंगे और माँ को दे देंगे, तो माँ हो जाएगा मी। तो ये क्या हो गया, मोचिष्यामि। तो कहेंगे ठीक है, मी लगाया जाता है, बोले हाँ क्रिया में आता है। कहाँ पर, उत्तम पुरुष की क्रिया बनाते हैं। आमी आवह आमह, तो मोचिष्यामि बन गया, मोचिष्यामि अतः शब्द बन गया, ये भी हो गया। अब यहाँ देखेंगे सामर्शम, सामर्शम लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे इसमें, सामर्शम, तो स और बड़े आ की मात्रा जो लगी हुई है इसको तोड़ेंगे, क्योंकि जो उपसर्ग होता है वो स होता है, ना कि सा। सहित का अर्थ बताने वाला जो उपसर्ग होता है, 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग है, वो हमारा क्या होता है, स होता है, ना कि सा। सा जो होता है वो वह के लिए आता है स्त्रीलिंग वाच्य शब्दों में, तत् का रूप बनता है। तो यहाँ पे सा मर्श, अब अगर सा को अलग कर देते तो मर्शम का अर्थ क्या निकल रहा था, कुछ भी नहीं। दो शब्दों में तोड़ना है, लेकिन दोनों का अर्थ भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सा को तोड़ दिया, सामर्शम लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या किया, सा को तोड़ा, सा में से आ निकाल दिया, ठीक है, और मर्शम अलग कर दिया, ठीक है। अब इस आ को दो आ में बदल सकते हैं हम, एक आ और एक आ, पहले दोनों छोटे छोटे ले लेते हैं, नहीं होता है तो बड़े बड़े दे देते हैं, नहीं होता तो बड़े छोटे दे देते हैं, भाई अपना बदल सकते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर छोटा है या बड़ा है। तो पहले सा को आदि दिया तो सा पूरा हो गया, तो कहेंगे हाँ ये एक उपसर्ग बन गया, ठीक है। अ इसको दे दें तो कहेंगे हाँ अमर्ष हो गया, तो ये भी सही है। अमर्ष यानी अपमान, डांटना, क्रोध, ठीक है। तो स अमर्ष हमारे दो शब्दों में ये टूट गया। अब यहाँ लिखा है हमारे सामने मिथ्यई तत्, मिथ्यई तत् जो लिखा हुआ है, हमने यहाँ देखा मिथ्यई तत्, ठीक है। ऐ की मात्रा को तोड़ा हमने, क्योंकि हमें पता है कि ऐ की और औ की मात्रा हमारी वृद्धि संधि में बनती है। भाई संधि के हमें ये पता है कि आंसर क्या आते हैं, अगर ये पता है तो उत्तर के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि उत्तर हमें क्या अकेला दिख रहा है, ऐ की मात्रा अलग कुछ दिख रही है। अगर अलग कर दें तो मिथ्यई, सुनिए, अब अगर आप हो सकता है कहें कि तत् का अर्थ वह होता है, तो हम तत् निकाले दे रहे हैं और मिथ्यई निकाले दे रहे हैं। कई बच्चे सोचते हैं मिथ्यई करे दे रहे हैं और तत् करे दे रहे हैं, लेकिन ऐ की मात्रा अकेली नहीं आती कभी भी। अगर ऐ की मात्रा आती है तो वो विसर्ग के साथ में आती है और उसका अर्थ बन जाता है कहाँ पर, तृतीया के बहुवचन में। तो यहाँ पर विसर्ग का कोई हमें यहाँ दिख ही नहीं रहा है, ना रा दिख रहा है, ना सा दिख रहा है, ना ओ की मात्रा दिख रही है, तो हम कैसे इसको मिथ्यई कर दें, नहीं कर सकते ना। और मिथ्यई का अकेले का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे हम इस यई को ही तोड़े लेते ना, जो हमारी भाई हमें पता है कि हमने वृद्धि संधि पढ़ी है कि ये और, तो या को पहले हमने अलग किया, तो ये हो गया हमारा मिथ्य, हो गया। ऐ की मात्रा को अलग निकाला, तत् को अलग निकाल दिया, हो गया। अब ऐ की मात्रा को हमने तोड़ा, तो किससे से मिलकर बनता है, अ और ए से। यहाँ बड़ा छोटा हो सकता है, यहाँ पे आ भी हो सकता है, यहाँ पे ऐ भी हो सकती है, समझ रहे हैं। तो हम पहले इसको अ देंगे, दे देते हैं, तो ये हो गया मिथ्य। मिथ्य नहीं सही शब्द होता है, तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं, तो ये मिथ्या हो गया। मिथ्या यानी झूठ, बिल्कुल सही बात। इसको ए दे के देखते हैं, तो ए तत्, बोले ए तत् भी सही है, इसका अर्थ ही होता है यह। तो हमें दो शब्द मिल गए, मिथ्या, ए तत्। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमें संधि के होने के बाद में जो उसका परिवर्तन होता है, अगर हमें वो पता है, हमने पढ़ी है, तो संधि विच्छेद फिर आसान हो जाएंगे अपने लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम अगले अपने प्रश्न को, जिसमें लिखा है एतत् सूक्ष्म पटस्य इति श्लोकस्य स्वमात्र भाषया अनुवाद कार्य। आपको क्या करना है, एतत् सूक्ष्म पटस्य, ये सूक्ष्म पट का, अब ये जो श्लोक दिया था इसका आपको अनुवाद अपनी मातृभाषा में करना है। तो हम इसको आपको अन्वय के साथ में आपको करवा रहे हैं, इसीलिए कि अन्वय, इसलिए कि कभी भी आपकी परीक्षा में अगर अन्वय आ गया इन श्लोकों का तो आप क्या करोगे। हालांकि जब पाठ पढ़ा रहे थे तब भी अन्वय हमने बता दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको पहले समझाएंगे आपको, हालांकि अनुवाद में करवा चुके हैं, समझा चुके हैं, फिर भी अभ्यास करवा रहे हैं। हो सकता है वो चीज़ किसी की छूट गई होगी, कई बार क्या होता है कि उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, अरे ये तो समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ जाओ, लेकिन हमें
चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ भी आ सकती है आपकी परीक्षा में। तो क्या लिखा है, एतत् सूक्ष्म पटस्य निर्मिति विधिर उन्मूलने, अभी अपन ने तोड़ा है ना, उन्मूलने अहम क्षमो। अब ये विदेशी जो गौरांग है वो क्या सोचता है मन में, जब उस कपड़े को देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है, उसके काम को देखता है, उसकी बारीकी को देखता है, तो वो कहता है, अपने मन में सोचता है, पहले कहता है कि इसकी आगे हमारे कपड़े का विक्रय कैसे होगा, ये तो हमारा व्यापार तो नष्ट हो जाएगा। तो फिर कहता है, फिर बाद में अपने मन में सोच करके कहता है कि एतत् सूक्ष्म पट से, इस सूक्ष्म पट के निर्मित विधि को मैं, के रहस्य को उन्मूलन, यानी इसका रहस्य तो मैं जानने में सक्षम हूँ, इसका उन्मूलन तो मैं सीख जाऊंगा, मैं सक्षम हूँ। और निर्मात्रिन इहि, यानी और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, फिर वो मन में सोच रहा है कि इहि यानी यहाँ, इहि का अर्थ क्या हुआ, यहाँ निर्मात्रिन यानी निर्माताओं को, किनको, तान निर्मात्रिन, उन निर्माताओं को दंडता कहते हैं, दंडतानर परह, दंडित करके, दंडता लिखा हुआ है, दंडता न परह, दंडता करके यानी दंडित करके मैं क्या कर सकता हूँ, कहते हैं मोचिष्यामतः, मैं यहाँ से उनको भगा सकता हूँ। मोचिष्यामि अतः अलग हो जाएगा कि मैं उनको दंडित करके, यहाँ पे दंड ताड़ यानी दंड दे के, ताड़ित करके उनको मैं, उन निर्माताओं को मैं यहाँ से मोचिष्यामि अतः, यहाँ से मैं भगा सकता हूँ। और कौशल्यम अगर ह्रियताम, अगर उनकी कुशलता को अगर हर लिया गया, अधः तत् अधिकम वाणिज्यम उन्नत अत्युन्नत, तो कहते हैं अगर उनकी कुशलता को हर लिया जाए, तत् यानी तो फिर अधिकम वाणिज्यम अति उन्नतः, तो हमारा जो वाणिज्य होगा, हमारा जो व्यापार होगा वो अति उन्नत हो जाएगा। और फिर वो कहता है कि देशस्य यानी अस्य देशस्य, इस देश का समुन्नति ही, इस देश की समुन्नति केवल जन कथा मात्र यानी जन की कथा मात्र में ही समाधीयताम समाहित रह जाएगी, केवल कहाँ रह जाएगी, लोगों की कथाओं में। ठीक है, अन्वय क्या बनेगा, पहले के शुरुआत के हम यहाँ से देख लेते हैं, क्षमों तक क्या हो जाएगा, अहम से शुरू होगा, अहम एतत् सूक्ष्म पटस्य निर्मित विधे, यहाँ से होगा अहम एतत् सूक्ष्म पटस्य निर्मिति ही विधे उन्मूलनम क्षमो, मैं इस सूक्ष्म पट की जो निर्मित विधि है उसके उन्मूलन में सक्षम हूँ। तो ये पहली का हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से हो जाएगा, इह से आएगा, पहले इह को बोलेंगे कि यहाँ दंड ताड़न, दंड और ताड़ने के द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ, तान निर्मिता तृण, कहेंगे निर्मातृण, उन निर्माताओं का क्या कर सकता हूँ, मोचिष्यामी अतः, मोचिष्यामी अतः मैं मोचिष्यामी यानी यह मैं भगा दूंगा, मैं उनको यहाँ से हटा दूंगा। और फिर कहता है कौशल्यम अधः, यहाँ से अधः अलग निकल जाएगा, कौशल्यम अधः यानी इनकी कुशलता को ह्रियताम अगर हरण कर लिया जाए, तो फिर यहाँ से तद जो है उसको तत् करके हम कहेंगे तत्, तो फिर वाणिज्यम कैसा हो जाएगा, अधिकम अत्युन्नत, अत्यधिक अति उन्नत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। और फिर कहेंगे यहाँ से अस्य देशस्य, इस देश की उन्नति ही कैसी हो जाएगी, जनकथा मात्रे समाधीयता। ठीक है, चलिए, तो इसका हमने आपको भाई अन्वय के साथ साथ भी अर्थ बता दिया है, वो ही इसका अनुवाद आपको लिखना है कि इस महीन वस्त्र के निर्माण की विधि जानने में मैं समर्थ हूँ, क्षमः यानी सक्षम हूँ, उन कारीगरों को मार पीट कर निकाल दूंगा। ठीक है, लिखा है ना, दंड ताड़न परह यानी दंड और ताड़ित करके भगा दूंगा। निपुणता हर ली जाए यानी कौशल्यम अगर ह्रियताम हर लिया जाए तो हमारा व्यापार अत्यधिक उन्नत हो जाएगा। तो कहना लिखा है ना, तो तत् इससे अधिकम वाणिज्यम अत्युन्नत, तो हमारा वाणिज्य जो होगा वो अति उन्नत हो जाएगा। और इस देश की अस्य देशस्य उन्नति ही, उन्नति तो केवल जन कथा मात्रे समाधीयताम, केवल जन कथाओं में रह जाएगी। तो ये इसका अर्थ हो जाता है।
चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। लिखा हुआ है अधोलिखितेषु पदेषु धातु प्रत्ययम च पृथक कृत्य लिखत। आपको नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनकी धातु और प्रकृति को अलग करके लिखना है। तो हालांकि वैसे हम अनुवाद में तो ये तो केवल इतने से ही दिए हैं, हमने तो हर एक गद्यांश में हर एक पंक्ति में जो शब्द आया है विभक्ति युक्त, पद युक्त, प्रत्यय युक्त, सबको हमने बता दिया है। विक्रेतुम कहाँ से बना है? वी उपसर्ग दिख रहा है। क्री मूल धातु होती है। क्री का अर्थ होता है करना और क्री का अर्थ होता है खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पे क्री धातु है। वी का उपसर्ग लग जाने से विक्रय हो जाता है, यानी उसका उल्टा अर्थ बता देना, बेचना अर्थ निकल आता है। तो इसके बाद में और जो तुम लगा हुआ है वो कहाँ से आता है? तुमुन प्रत्यय से। ठीक है, अब देखते हैं अगला है, क्या लिखा है? अनिर्वचनीयम। तो अनिर्वचनीय, अ जो आया है वो नए तत्पुरुष समास का है, उपसर्ग का नहीं है। फिर ये वच धातु में निर उपसर्ग हो गया, तो निर उपसर्ग नए तत्पुरुष समास का अ, और वच धातु में अनियर प्रत्यय लग जाने से अनिय हमें, वचनीय हमें दिखाई देता है। ठीक है, विचिंत्य, वी उपसर्ग है। उपसर्ग पूरे ले दे के 22 से ज्यादा है नहीं, तो वी उपसर्ग हो गया। चिंत मूल धातु में ल्यप लकार लगा दिया तो ला और पा का लोप हो गया और यह शेष होके विचिंत्य बन गया। गत्वा, त्वा दिख रहा है तो समझ जाइए एक त्वा प्रत्यय की बात हो रही है। ग है वो गम धातु से आया है तो गत्वा बन गया है। निबध्य, नी उपसर्ग है। बद धातु में या अंत का कहाँ से आया है? ल्यप लकार से आया। ल्यप लकार का ला और पा लोप होके या जुड़ जाता है मूल धातु में जाकर के। निर्मय, नी, निर, इसमें क्या हो रहा है? माँ मूल धातु है, निर क्या हो गई? इसकी उपसर्ग हो गया है। निर, निस, नी, ये क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। ल्यप लकार से अंत का या दिख गया, निर्माय। और अभिलक्ष्य देखें तो अभि उपसर्ग, लक्ष्य धातु में ल्यप लकार से अभिलक्ष्य बन गया। ठीक है, इन सभी को हम अनुवाद में आपको करवा ही चुके हैं अच्छे से। ये सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। अब आपको आप जिस पे क्लिक करेंगे वो हो जाएगा ओपन। तो इंग्लिश मीडियम में आपने 11th क्लास को क्लिक किया, 11th क्लास के सब्जेक्ट्स आ गए। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स हैं, केवल एक नहीं, संस्कृत पे क्लिक किया तो संस्कृत का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हर एक पाठ के वीडियो कितने कितने बन चुके हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। तो एक क्लिक पे आपके सामने वीडियो ओपन है, तो इतना ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा आपको वेबसाइट या एप्लीकेशन का आप यूज़ करेंगे। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना आपको समझ में आ चुका है, कितना और रह गया है। उन चीज़ों को भी हम वन शॉट रिवीजन में अपना पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।